नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय में आज एक अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वाक्य रचना। ठीक है, पीछे मैं आपकी लगभग हिंदी व्याकरण को धीरे धीरे करके समाप्त करा रहा हूं और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी अध्याय ऐसा न छूट जाए जिसकी जिम्मेदारी मैं आप पर सौंप दूं, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, मतलब सारे टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो इसी श्रेणी में हम लोग छोटी छोटी क्लासेस रखते हैं ताकि रोजाना आपका बहुत सारा समय हिंदी व्याकरण में बर्बाद ना हो। छोटे छोटे हिस्सों में मैं आपके संपूर्ण व्याकरण को पूर्ण करा पाऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आज आगे की टॉपिक वाक्य रचना से। देखिएगा, तो टॉपिक का नाम है वाक्य रचना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि वाक्य आखिर होता क्या है। तो हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था अक्षरों को मिलाकर बनाया था शब्द। अब उससे आगे समझ के चलिए। देखिएगा, तो प्रणाली है कि सार्थक शब्दों के उस समूह को, सार्थक पदों या सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। मतलब वाक्य वह है जो पूर्ण अर्थ दे तथा शब्दों का अथवा पदों का समूह हो। और समझिए, देखिएगा, वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। एक ही बात, सार्थक यानी अर्थ निकले, व्यवस्थित आगे बात करेंगे व्यवस्था क्या होती है। सर्वसाधारण की अपेक्षा शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। तो सामान्य बात है। अब यहां से एक बात को समझना, भाषा की जो इकाई है वो क्या है? वाक्य है। भाषा की इकाई क्या है? वाक्य है। आगे समझना ध्यान से। वाक्य रचना में प्रयुक्त सार्थक पदों के समूह में परस्पर योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या निकटता का होना जरूरी है, तभी वह सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। अब आपके मन में दो तीन चीजें यहां से आ जानी चाहिए। पहला, योग्यता क्या है, आकांक्षा क्या है, आसक्ति क्या है और निकटता क्या है। तो इन चीजों के लिए आप 2 मिनट दीजिए मुझे। 2 मिनट में आपके सामने इन चीजों को लेके आता हूं, क्योंकि पहले मुझे आपके सामने रखना है कि वाक्य क्या है। देखिएगा, तो अलग अलग जानकारों ने, अलग अलग भाषा विशेषज्ञों ने वाक्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो प्रारंभ में हम सीखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या है। देखो, आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा कि जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हो वह पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। इन्होंने कहा कि जहां क्या होना चाहिए? योग्यता और आकांक्षा। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने। पतंजलि जी ने कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा कि पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और अपनी व्याकरण में जो मान्य परिभाषा है वो यही है, ध्यान रखना है। वाक्य की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या बतानी है? पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, या पूर्ण अर्थ को प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे पूर्ण अर्थ आपको पता चले। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा कहा गया कि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। याद रखना है बाबूजी, ये सवाल अलग है और ये डेफिनेशन अलग है। पतंजलि जी द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई वाक्य की परिभाषा कि भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य है, ये बोला प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा जी द्वारा। और महर्षि पतंजलि ने बोला कि पूर्ण अर्थ को प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि का वक्तव्य है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। कार्ल एफ सुंडन द्वारा बोला गया कि वाक्य बोली का एक अंश है, अर्थात श्रोता के समक्ष अभिप्रेत को जो सत्य है प्रस्तुत किया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। लेकिन वही है,
कि कार्ल एफ सुंडन की परिभाषा हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, ये दोनों परिभाषाएं आपके लिए बहुत जरूरी हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई वाक्य की परिभाषा, जिसमें उन्होंने बोला कि वाक्य बेसिकली है क्या है कि सार्थक शब्दों का समूह। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा जी द्वारा बताई गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई। याद रखना, ये भी ध्यान रखना, वैसे तो सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगा, न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई तब कहलाएगा आपका वाक्य। हिंदी व्याकरण में ना शब्दों का जाल बड़ा होता है, शब्दों के जाल को आप समझते चलिए अब बात करते हैं वाक्य के तत्व। इन तत्वों में आपको समझ में आएगा कि बीच में डेफिनेशन में जो शब्द आ गए थे ना कहीं कहीं, उनका अर्थ क्या है। जैसे यहां समझिए, विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब माध्यम क्या है, भाषा। और वाक्य में अभिव्यक्ति का आवश्यक है, अच्छा, वाक्य में अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है ध्वनि और लिपि। इसीलिए बाह्य रूप शरीर है, अर्थ उसके प्राण है। क्या गड़बड़ कर दिया टाइपिंग, देखो मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं। तो वाक्य में क्या होना चाहिए, तो वाक्य में होना चाहिए ध्वनि, और ध्वनि को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि। तो किसी भी वाक्य का मूल स्वरूप तो ध्वनि ही है, भाषा का ही मूल स्वरूप ध्वनि है। अच्छा, ध्वनियों को जो लिखा, ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिपि। तो किसी भी वाक्य के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ध्वनि, फिर क्या चाहिए, लिपि, है ना। उसके बाद देखो, आराम से समझना। तो वाक्य में जो ध्वनि और लिपि है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वाक्य का शरीर कहा जाता है। ध्वनि या लिपि वाक्य का शरीर, अर्थ उसके कहे जाते हैं प्राण। वाक्य का प्राण क्या है, वाक्य में प्रयुक्त अर्थ। शरीर और प्राण की तरह ही वाक्य में अर्थ तत्व, ध्वनि तत्व होना चाहिए, शब्दों का उचित स्थान होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य विन्यास में निम्न तत्वों का समावेश आवश्यक है। तो इस पूरी कहानी में मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, उसको समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ध्वनि और लिपि। इसीलिए ध्वनि और लिपि को वाक्य का शरीर कहा जाता है, अर्थ को वाक्य का प्राण कहा जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। अब वाक्य में बहुत सारे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें होती है। जैसे पहला तत्व याद रखना है आप, वाक्य की परिभाषा क्या है, महर्षि पतंजलि ने बताया, क्या बताया बताओ, उन्होंने बताया कि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई कहलाती है वाक्य, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। हालांकि ये बात प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा कही गई, महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। आपको अगर पेपर में परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे, यही बताएंगे, क्या बतानी, कि न्यूनतम पूर्ण सार्थक शब्दों का समूह, न्यूनतम सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। ठीक है। और अगला सवाल पूछा जाएगा, भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई बताइए, तो भी वाक्य बताना है। क्लियर। अब बात करते हैं वाक्य के तत्वों के बारे में। सीधी बात, बीच में झंझट नहीं, ज्यादा डाटा नहीं, क्योंकि उतना ही याद रखना है जितना आवश्यक है। वैसे ही ये चैप्टर काफी लंबा चलेगा, तो थोड़ा सा इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, देखिएगा आप मिलके। तो वाक्य के तत्वों में सबसे पहला तत्व है सार्थकता। किसी भी वाक्य में सार्थकता होना बहुत जरूरी है। सार्थकता का क्या अर्थ होता है, बहुत समझना। देखो, निरर्थक शब्द कभी वाक्य में नहीं लगाने चाहिए, हमेशा सार्थक शब्द ही लगाने चाहिए। जैसे वक वक शब्द है ये, अब ये वक वक शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इसको हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, लिखा हुआ क्या वक वक लगा रखी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसके कारण ये पता चला कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। और क्या बकबक लगा रखी है, इसको जिस तरह से प्रयुक्त किया गया वहां इसका अर्थ भी निकल के आ गया। मुख्य शब्दों में साधारण शब्दों में बता दे रहा हूं, सार्थकता का मतलब है वाक्य में ऐसे शब्द लाने चाहिए जिनका अपना पूर्ण अर्थ होता हो, ऐसे शब्द नहीं लेने हैं जिनका अर्थ नहीं होता हो। सीधी बात यह है,
घुमा फिरा के बातें करने में कोई फायदा है नहीं, तो बीच में रामायण पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे केवल आपको समझाना है शब्दों को। दूसरी बात है योग्यता। योग्यता का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई एग्जाम की परीक्षा देने जाएं या फॉर्म भरे तो आपसे हर परीक्षक एक योग्यता मांगता है, अलग अलग। एसएससी सीजीएल देना है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूपीएससी देना है, ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। तो ये आपकी योग्यताएं हैं। जिस प्रकार से हमारी योग्यताएं हमारे कार्य क्षेत्र को निर्धारित करती हैं, वैसी वाक्य की योग्यता वाक्य के अर्थ को निर्धारित करती है। इसलिए योग्यता का मतलब है कि जिस वाक्य में जिन शब्दों का जिक्र होना चाहिए वही शब्द आने चाहिए, उसके अलावा शब्द नहीं आने चाहिए। जैसे आराम से समझना, योग्यता का मतलब है वाक्य के शब्दों का प्रसंग के अनुकूल भावबोध, अर्थात ये अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता ही कहलाती है योग्यता। मतलब अगर किसी वाक्य में स्वर्ण कहानी पर आते हैं, देखो यहां जैसे लिखा हुआ है माली आग से उद्यान सींचता है, गलत बात है ना। ये वाक्य की योग्यता नहीं है, क्योंकि वाक्य में सींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पानी को। अब समझना, योग्यता समझ में आएगी। तो ये वाक्य अयोग्य है, आग की जगह क्या होना चाहिए, पानी। तो इस वाक्य में योग्यता का अभाव है। आप समझ गए ना। जैसे यहां देखो, हाथी को धागे से बांधा है। हाथी मजबूत जीव है, बांधने के लिए धागा नहीं कड़ियां चाहिए, है ना। मजबूत कड़ियां चाहिए, मजबूत हमें सामग्री चाहिए हाथी को बांधने के लिए, मजबूत रस्सा चाहिए, मजबूत तार चाहिए, लेकिन हाथी को कभी भी धागे से नहीं बांध सकते। तो ये दोनों ही वाक्यों में योग्यता का अभाव है। समझ गए ना। देखो समझो, पहला क्या था, तत्व वाक्यों का सार्थकता। सार्थकता का मतलब उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य में जिनके अपने निश्चित अर्थ होते हैं। वेरी गुड। दूसरा है योग्यता। योग्यता का मतलब सही शब्दों का सही जगह प्रयोग करना। अब जैसे आग का अपना अर्थ होता है, लेकिन इस वाक्य में आग का अर्थ गलत हो रहा है। जैसे धागे से चीजें बांधी जा सकती हैं, बिल्कुल बांधी जा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं बांधा जा सकता। तो बांधने के लिए धागा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इस वाक्य में धागा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यहां बांधना है किसको, हाथी को। तो ये दोनों ही वाक्यों में योग्यता का अभाव है। अब समझ गए। सार्थकता का मतलब बताओ, सिंपल है ना। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो वो अर्थपूर्ण हो, उनका अर्थ निकले। योग्यता का मतलब बताओ, ये भी सिंपल है। जो शब्द आना चाहिए वही आए, उसके अलावा कोई और शब्द ना आए, क्योंकि शब्दों का अपना एक उचित रोल होता है। वो जिसके साथ प्रयुक्त होते हैं उसी के साथ होते हैं, अन्य के साथ प्रयुक्त नहीं होते, है ना। देखिए आगे, तीसरा है आकांक्षा। वाक्य का तीसरा अर्थ है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। सीधी सी बात है, जिज्ञासा मतलब वाक्य ऐसा बोलिए कि श्रोता सुनने को आकांक्षित हो, आपकी बात सुनना चाहे। जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ने आए तो आप यहां कौन से वाक्यों को आकांक्षित मानेंगे, आप बताइए। उन्हीं वाक्यों को तो आकांक्षित मानेंगे जो हिंदी व्याकरण की जानकारी दें। अब यहां हिंदी व्याकरण पढ़ने आए, अब समझिए मेरी बात को। मैं यहां आपको आला सुनाने लगूं तो आकांक्षा थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि राग में सबका मन लग जाता है, संगीत में सबका मन लग जाता है, लेकिन आप पढ़ने आए हिंदी व्याकरण, मैं यहां सुना रहा हूं आला। आप वीडियो खोलेंगे, बंद करके चले जाएंगे जी, क्या है यार, हिंदी व्याकरण के टाइम पे आला सुनाया जा रहा है। तो आकांक्षा का मतलब होता है श्रोता की जिज्ञासा। हमेशा हमें वही वाक्य बोलने चाहिए जो उस घटना पर आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि अनर्गल वाक्य बोले जा रहा है। समझना, एक महल में आग लगी है, एक उदाहरण ले लेते हैं। एक महल में आग लगी है, समझ गए। अब आग लगी है और वहां आप मान लीजिए कि पानी से भरा एक टैंकर भी रखा हुआ है, ठीक है।
और आपने क्या किया कि एक टैंकर जो किसी वाहन में है, आप उसे अपने घर ले जाने लगे। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? अरे मेरे घर पे पौधे सूख रहे हैं। अब आप बताइए, यहां इस वाक्य को सुनने का कोई आकांक्षी था? नहीं था। यहां आकांक्षा थी कि आप उस टैंकर का प्रयोग करके उस आग को बुझाने का कार्य करते। तो घटनाक्रम पर वही वाक्य बोलने चाहिए जो उस घटना के आधार पर आवश्यक हो। तो घटना पर आधारित आवश्यकताओं के आधार पर आपका शब्द बना है आकांक्षा, यानी हमेशा ऐसे वाक्य बोलने चाहिए जो घटना के लिए आवश्यक हो। ठीक है, न तो वो कहानी को बिगाड़ देंगे, पूरी घटना को बिगाड़ देंगे। उम्मीद है आपको आकांक्षा समझ में आया होगा। अगला है आसक्ति या सन्निधि। आसक्ति या सन्निधि का तात्पर्य है, आराम से मेरी बात को समझिएगा, देखिएगा। देखो, आसक्ति या सन्निधि का तात्पर्य है कि जब एक शब्द का उच्चारण किया जाए तो उसी समय अन्य शब्दों का उच्चारण किया जाए। मतलब जिस वाक्य में जो शब्द जितने विराम के साथ बोले जाए उतने ही विराम के साथ बोले जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करते हैं, फिर शांत हो जाऊं, कल की क्लास में बोलूं, फिर कल एक क्लास रखूं और उसमें आपसे बोलूं कि आगरा चलते हैं। अब आप बोलोगे कल बोला था ऐसा करते हैं, आज बोला है आगरा चलते हैं, दोनों को मिलाएं तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन ये दोनों वाक्य इतने विलंब के साथ नहीं आने चाहिए। तो सन्निधि का मतलब होता है, आसक्ति या सन्निधि का मतलब होता है शब्दों के बीच में गैप, विराम उतना ही हो जितना आवश्यक हो, न आवश्यकता से कम हो और न आवश्यकता से ज्यादा हो। अब मेरी बात समझ तो पा रहे हैं? तो वाक्य का चौथा तत्व है आसक्ति या सन्निधि, जिसका मतलब है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के मध्य विराम चिन्ह, मध्य विराम उतना ही होना चाहिए, विराम चिन्ह नहीं, विराम उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो। ठीक है ना, आगे की बात समझिए। और वाक्य का पांचवा है तत्व पदक्रम। पदक्रम का मतलब ये होता है, सामान्य शब्दों में समझिए पदक्रम, कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही व्याकरणानुसार यथाक्रम करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे आप समझिए, यहां लिखा है खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, सही है। और यहीं पे अगर हम कह दें, कहां गया ये रहा, कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। देखिए भैया खरगोश इधर आ जा, पहले तुझे काट ले रहे ढंग से, फिर तुझे गाजर खिलाएंगे। तो क्या ये बात, देखो गाजर शब्द आगे आना चाहिए, काट कर शब्द पीछे आना चाहिए। तो इसमें और इस वाक्य में अंतर किस बात का है? पद क्रम का। जो शब्द जहां प्रयोग होना चाहिए वहां न होके किसी अन्यत्र स्थान पर हो रहा है, बस इतना सा अंतर है। तो अगर शब्दों में क्रम बदल दिया जाए तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए वाक्य का पांचवा और आवश्यक तत्व है पदक्रम। छठवां वाक्य का तत्व है अन्वय। अन्वय शब्द का अर्थ है मेल। अन्वय का अर्थ है मेल। बात को समझना ध्यान से। जैसे मछलियां पानी में तैर रही हैं, आराम से समझना, मछलियां पानी में तैर रही हैं, समझना। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अन्वय का मतलब क्या होता है? मेल। जैसे ये देखो, मछलियां क्या है? बहुवचन। अगर मछलियां शब्द बहुवचन है तो यह क्रिया भी कौन सी आई है? बहुवचन। अपनी भाषा में समझा देता हूं, यहां है ना भाषाएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं नोट्स में, अपनी भाषा में समझा देता हूं। जैसे राम आगरा जा रहे हैं, गलत हो गया, राम आगरा जा रहा है। पिताजी खाना खा रहा है, गलत हो गया। आदर सूचक शब्दों में एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो पिताजी खाना खा रहे हैं, इसे कहते हैं अन्वय। जो कर्ता है ना उसी के आधार पर क्रिया होनी चाहिए, उसी के आधार पर कर्म होना चाहिए, उसी के आधार पर अन्य शब्द होने चाहिए। तो जहां कर्ता, क्रिया, कर्म, वचन, पुरुष, लिंग
समान प्रकार से सही वर्गीकरण में किए गए हो तो उसे कहा जाता है अन्वय। तो हमने क्या सीखा, एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे पढ़ाने से पहले ये चीजें आपके सामने स्पष्ट कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा मामला यहाँ पे सीरियस हो गया है। क्या मामला है, चलिए सबसे पहले पढ़ा वाक्य। वाक्य क्या होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाक्य। वाक्य की परिभाषा महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई है और उन्होंने कहा कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, अथवा कह सकते हो आप कि शब्दों का वह समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। फिर हमें पूछा गया कि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, तो आप बताएंगे वाक्य है। भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। फिर हमने पढ़े वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व कितने होते हैं, 6। कौन कौन से 6, तो सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि किसी भी वाक्य में कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व कौन सा है, सार्थकता, यानी वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहला मैंने आपको पढ़ाया था सार्थकता। और सार्थकता का मतलब क्या बताया, वाक्य में वही शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता हो। दूसरा क्या पढ़ाया, योग्यता। योग्यता, जिन शब्दों के साथ जो शब्द आने चाहिए वही आए, है ना, वही आए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहां पढ़ा माली आग से उद्यान सींचता है, गलत हुआ क्योंकि आग से सींचा नहीं जाता है। तीसरा आकांक्षा, जिस घटनाक्रम पर जो शब्द बोलना चाहिए वही बोला जाए, कोई अन्य शब्द न बोला जाए, है ना। आप भोजन लिए बैठे हैं तो आपका वाक्य जो माताजी द्वारा कहा जाए वो भोजन से, आप भोजन खाने बैठे हैं तो वाक्य भोजन से संबंधित हो। आसक्ति या सन्निधि में क्या होता है कि वाक्यों के बीच में विराम उतना, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच में, माफ करें, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच में विराम उतना ही हो जितना आवश्यक हो, न कम न ज्यादा। पदक्रम, वाक्य में जो शब्द जहां आना चाहिए वहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई शब्द प्रारंभ में आना चाहिए और उसको हमने वाक्य में अंत में लगा रखा है। और आखिरी है आपका अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, लिंग, वचन, क्रिया, पुरुष आदि का मेल सही तरह से होना चाहिए। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन हो। ठीक, उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। कौन कौन सी, एक तो वाक्य की परिभाषा और दूसरा वाक्य के तत्व। याद रखना है, वाक्य के तत्व डायरेक्ट पूछे जाए तो 6 बताने। आगे इसके बाद है वाक्य के साहित्य संबंधी गुण। तो किसी भी वाक्य को जब साहित्य में उपयोग किया जाता है तो सबसे पहला उसका गुण है स्पष्टता। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि आवश्यकता नहीं है। स्पष्टता यानी जो कहा जाए वो स्पष्ट भी हो। दूसरा समर्थता, साहित्य में प्रयोग करने लायक हो, ऐसे शब्द न प्रयोग कर दिए जाए जो साहित्य में प्रयोग करने लायक ही न हो। श्रुत मधुरता, ऐसी भाषा बोलिए कि सबको समझ में आए, सुनने में रुचिकर लगे। तो वाक्यों का साहित्य में प्रयोग करें तो श्रुति मधुरता भी होनी चाहिए, सुनने वाले को मधुर लगे। लचीलापन, वाक्य ऐसा भी होना चाहिए कि उसको अगर कोई वास्तविक अर्थ न निकाल पा रहा तो घुमा फिरा के उसका अर्थ निकाल ले। बहुत ज्यादा जटिल भाषाएं भी न होनी चाहिए, है ना। विषय का ज्ञान, हाँ ये बहुत आवश्यक है। अगर आप लेखक हो तो आपके वाक्य को उसी विषय से संबंधित होना चाहिए जिस विषय की जानकारी दे रहे हो। अगर आप विज्ञान पर आधारित कोई साहित्य लिख रहे हो तो वाक्य कैसे होने चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति वाले। अगर आप धार्मिक ग्रंथों पर वाक्य लिख रहे हो तो वाक्य कैसे होने चाहिए, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होने चाहिए। समझ गए। तो अगर पूछा जाए वाक्य के साहित्य संबंधी गुण कितने, तो कितने बताने, 5। वाक्य के तत्व अगर पूछे जाएं तो कितने बताने, 6। तो वाक्य के तत्व 6 कौन कौन से होते हैं, क्या क्या तात्पर्य होता है, सब बता चुका हूं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बताया है ताकि आपको शब्दों को लेकर भी कोई समस्या उत्पन्न न हो। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग 2 बातें पढ़ चुके, आगे बात करते हैं वाक्य के अंग। तो किसी भी वाक्य में 2 अंग या घटक माने जाते हैं, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं वाक्य के अंग कितने या वाक्य के घटक कितने, तो 2 बताने। हिंदी में भी 2 ही हैं,
और अंग्रेजी में भी दो ही हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य को ही अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य और अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। देखो, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी पूरा वाक्य जिस व्यक्ति या वस्तु पर आरोपित होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अभी समझाऊंगा आगे, जैसे यहां उदाहरणों में समझ लीजिए ताकि मैं आपके सामने बात समझा पाऊं। रमेश गांव जाएगा, यहां बात रमेश के बारे में कही गई है तो रमेश हो गया उद्देश्य। अभिमानी का सर्वत्र आदर नहीं होता, यहाँ अभिमानी के बारे में बात कही गई है तो यहाँ पे उद्देश्य हो गया। ये घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है तो घूमना क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तीनों ही वाक्यों में जो मुख्य शब्द है वह शब्द जिस पर आधारित क्रियाएं अथवा भाषा को रखा गया है, जिस पर आरोपित आधारित भाषा का उपयोग किया गया है, वह मूल शब्द आपके क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अपनी भाषा में कह दो कर्ता। वाक्य का जो कर्ता है वही हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का अंग माना जाता है। कौन सा अंग? उद्देश्य। बहुत बढ़िया, आगे की बात पर आ जाइए। देखिए, अब उद्देश्य के देखो, उद्देश्य में क्या होता है कि कोई भी शब्द आ सकता है। जैसे मेरी बात को समझना है गौर से कि संज्ञा या सर्वनाम भी आ सकता है। जैसे रमेश की घड़ी चोरी चली गई, तो वाक्य में रमेश की शब्द है ना इस्तेमाल हो रहा है। रमेश के बारे में बोला है और घड़ी शब्द बोला है, तो दोनों का विस्तार करने के लिए यहां पर की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संबंध कारक के रूप में भी हो सकता है। जैसे वह बालक, अब यहां बालक के साथ वह शब्द आ गया तो वाक्य में वह जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी हो सकता है ना। विशेषण जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। तो छोड़ो, इस बात को जरूरत नहीं रखते, सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो बाकी के अंगों में हमने पढ़ा, पहला अंग क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य को कैसे पहचानेंगे? कर्ता। बीच का इसलिए छोड़ दिया, आवश्यक नहीं है। अब ज्यादा डाटा रखूंगा तो भी आप लोगों की परीक्षा के आधार पर ऊपर चला जाएगा, तो आवश्यक नहीं। मैं उतना जरूर पढ़ाऊंगा जितना आवश्यक है। बाकी के अंग इसलिए आवश्यक थे 6 के 6 अंग, सॉरी, बाकी के तत्व इसलिए आवश्यक थे 6 के 6 पढ़ाना, क्योंकि कई बार वाक्यों में पूछ लिया जाता है कि तत्व के आधार पर वर्गीकरण कीजिए या तत्व के आधार पर अशुद्धि निकालिए, तो उसमें आवश्यक हो जाता है ना। अभी आवश्यक नहीं है तो कोई बात नहीं, बढ़ू आगे। देखो, वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य आप पढ़ चुके हो, जिसे हम कहते हैं कर्ता। अब वाक्य के उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब आप मेरी बात को समझना, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, बात खत्म करूंगा। देखो आराम से, जैसे आदमी जा रहा था, तो आदमी शब्द हो गया उद्देश्य और बाकी जो बचा पीछे वो सब हो गया विधेय। विधेय जा रहा था, उद्देश्य आदमी। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ते पढ़ते सो गया क्या हो गया? विधेय। और वह क्या हो गया? उद्देश्य। इतनी सी बात है। गीता लिखती है, गीता क्या है? उद्देश्य, और लिखती है क्या है? विधेय। तो वाक्य का मुख्य शब्द कहलाता है उद्देश्य, यानी कर्ता। और उसके अलावा जो भी रामायण, उसके अलावा जो भी वक्तव्य वहां पे बोला गया है वह वक्तव्य आपका क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो इन तीनों वाक्यों के माध्यम से आप ये बात समझ गए होंगे कि उद्देश्य वाक्य का मुख्य शब्द है और विधेय उस पर आधारित शब्द है। विधेय विस्तारक के बारे में भी देखो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं यहाँ पे उद्देश्य और विधेय समझा दे रहा हूं, उसी के आधार पर बातें चलेंगी। ठीक है, जैसे मुरली कल चला गया, इसमें उद्देश्य है मुरली और कल चला गया, ये हो गया विधेय। मैं कलम से लिख रहा हूं, इसमें उद्देश्य है मैं और विधेय हो गया कलम से लिख रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। आगे, वह फल खराब हो गया, वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और फल खराब हो गया क्या कहलाएगा? विधेय। साधना ने पुस्तक पढ़ ली, इसमें उद्देश्य है साधना और पुस्तक पढ़ ली हो गया विधेय। राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया, तो मित्र किसने बनाया? राम ने। राम हो गया उद्देश्य और सुग्रीव को मित्र बनाया हो गया विधेय।
मैं सरोज के लिए मिठाई लाया, तो मैं हो गया उद्देश्य और सरोज के लिए मिठाई लाया ये हो गया विधेय। तो उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। तो आज हमने वाक्य के बारे में बेसिक क्लास रखी है। इसके बाद इससे आगे वाक्य और उपवाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखिए, सुनिए, समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हूं तो क्लास को जरूर, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फैमिली मेंबर्स जो हिंदी विषय पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।